हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स लेके आती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, ताकि आपका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे रहे एंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आप अपने आंसर्स में नोट करें। प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे उस न्यूज़ को रीड करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले मोटिवेशनल कोट से, दैट इज़ थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। यानी कि आपको खुद पे आपको बड़ा ड्रीम लेना है, राइट। पहले आपको बड़ा सोचना है, उसके बाद आपको खुद पे भरोसा रखना है एंड वो पूरा करके दिखाना है। लेक्चर से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन की पीडीएफ होगी मैं वो दे दूँगी। इसके क्वेश्चंस मैं जो आपको डेली बना के देती हूँ प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं वो दे दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन से। कल मैंने जो लेक्चर लिया था उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं आप लोगों ने रिवाइज़ किया है या नहीं किया है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग रीसेंट वोल्केनिक एक्टिविटी इन टोंगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था वो टोंगा वाला कि 2023 जो इतना वार्मेस्ट ईयर है वो क्यों है, ठीक है। इसमें टोंगा जो वोल्केनो आया था जनवरी 2022 में, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। टोंगा वोल्केनो इज ये पहला ऑप्शन है कि टोंगा वोल्केनो इज लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट, द eruption is Tonga led to a tsunami warning in nearby countries. The Tonga volcano is a dormant volcano with no historical eruptions, ठीक है। द volcanic activity in Tonga had no impact on the surrounding marine environment. How it is possible no impact? volcanic activity हो रही है वो मतलब टोंगा में, एंड नो इम्पैक्ट, राइट। इसमें से आप क्या करेंगे, कुछ राइट आंसर्स चूज़ करेंगे। कौन कौन से? डी को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी होगी और मरीन इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। इम्पॉर्टेंट अपने लिए क्या है, पहला तो ए ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास लोकेटेड है। ये अंडर सी वोल्केनो है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो सदर्न रीजन है, जो साउथ पैसिफिक है, वहाँ पे ये लोकेटेड है टोंगा, राइट, जापान के नीचे वाले हिस्से में। ये डोमेंट वोल्केनो है विद नो हिस्टोरिकल इरप्शन, नो, क्योंकि यहाँ पे पहले भी काफ़ी सारे इरप्शंस देखे गए थे बट वो इतना डेंजरस नहीं था जितना ये वाला 2022 वाला इरप्शन डेंजरस था, राइट। तो सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, सी वाला नहीं है। डी को कट करते हैं, देखते हैं ए एंड बी एंड ए में से कौन सा सही है। द इरप्शन इन टोंगा लेड टू अ सुनामी वार्निंग इन नियर बाई कंट्रीज, या वार्निंग हुई थी उस टाइम पे जो नियर बाई कंट्रीज़ है कि सुनामी आने के चांसेस है। जब वोल्केनो एरप्ट होता है तो भूकंप के चांसेस रहते हैं, एंड अंडर सी भूकंप आता है तो क्या होता है, सुनामी होती है, राइट। तो ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना बताया था मैंने, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भव, राइट। जो रिसेंटली अभी आयुष्मान भव एक कैंपेन लॉन्च किया है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड आयुष्मान मित्र प्रोग्राम, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा इसका पार्ट नहीं है, कौन सा इसमें से देख के पता चल रहा है कि पार्ट नहीं है। आयुष्मान मित्र प्रोग्राम ये थे वहाँ पे क्योंकि आयुष्मान मित्रास कुछ बनाए गए थे कि जो बेनिफिशरीज़ हैं ना उनके कार्ड्स वगैरह से रिलेटेड उसको बनवाने में ये लोग हेल्प करते हैं, आयुष्मान मित्रास। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत की बात हो रही है और अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पार्ट नहीं रखेंगे तो क्या ही वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो पाएगी। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। इसका कौन सा पार्ट नहीं है, सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इसका पार्ट, आयुष्मान भारत का पार्ट कौन नहीं है,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द Su-30 MKI सुखोई, राइट, प्राइमरी नोन एज, ये क्या है? मैंने कल आपको पढ़ाया था, आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई थी एक। द मेन बैटल टैंक, अ फाइटर एयरक्राफ्ट, अ पैसेंजर एयरलाइन, अ नेवल डिस्ट्रॉयर, क्या है ये? अ फाइटर एयरक्राफ्ट, जेट है, राइट, एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे करके ही क्वेश्चंस बनते हैं, वो उनका ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 जो है वो इन्हीं फैक्ट से होके जाता है, राइट। जो अभी क्वेश्चन पेपर जो बदलाव हुए हैं ना क्वेश्चन पेपर में, उसके लिए इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पकड़ के रखना ही ज़रूरी है। देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास था नहीं, वैल्यू एडिशन देखा जा सकता है, राइट। क्या है इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स GS पेपर 2 एंड 3 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 29th वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया है 16 सितंबर को। ये इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ये सारे क्या करते हैं? ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तो उनको ख़त्म करने की बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। इसी दिन ये आया था 1987 में। वर्ल्ड ओजोन डे के दिन क्या इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन स्प्रेड करी जाती है अवेयरनेस, ओजोन लेयर से जो जागरूकता है वो फैलाई जाती है। Ozone Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has been celebrating the World Ozone Day since 1995 से ये नेशनल एंड स्टेट लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार थीम क्या है? ये आपके प्रीलिम्स एंड वन लाइनर पेपर के लिए क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। द थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे 2023 इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये इस बार की क्या हो गई? थीम हो गई। ये है इम्पॉर्टेंट, राइट। ये वाली आपको नोट कर लेनी है, जहाँ पे भी आप वन लाइनर करंट अफेयर लिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको ये नोट करना है। वैल्यू एडिशन में देखते हैं, व्हाट इज़ ओजोन। ओजोन में क्या होते हैं? थ्री ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, राइट। ऑक्सीजन के 3 एटम्स। इज़ अ गैस अकर्स एट बोथ अपर एटमोसफेयर, यानी कि अर्थ के अपर एटमोसफेयर में भी होती है और ग्राउंड लेवल पे भी होती है। ग्राउंड लेवल में अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती, वो बनती है यहाँ पे। ओजोन गुड भी होती है, बैड भी होती है। मतलब ओजोन जैसे कि स्ट्राटोस्फेयर में मिलेगी तो गुड होगी, यहाँ पे अर्थ के जो बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी या बिल्कुल सरफेस से जुड़ी हुई मिलेगी, तो ये बैड होती है हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, राइट। हाउ कैन ओजोन बी गुड और बैड? ओजोन एकर्स इन 2 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में हो, ग्राउंड लेवल में हो, उसे बैड ओजोन कहते हैं। ये एक एयर पॉल्यूटेंट है, हार्मफुल होता है ब्रीदिंग के लिए। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ेस होती हैं, वो फैलाता है। ओजोन का ग्राउंड लेवल पे होना क्रॉप्स को डैमेज करता है, ट्रीज़ एंड अदर वेजिटेशन को भी डैमेज करता है। ये अर्बन स्मॉग में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओजोन। द ट्रोपोस्फेयर जनरली एक्सटेंड टू अ लेवल अप about 6 miles up when it meets the second layer, the stratosphere. जो स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन है ना, वो गुड होती है क्योंकि वो लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं? ये डिप्लीट हो रही है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे टूट जा रहे हैं, राइट, और वहाँ पे डिप्लीशन हो जा रहा है, वहाँ पे उसकी कमी हो जा रही है। ओजोन लेयर में ओजोन गैस की कमी हो जा रही है।
ठीक है। जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं ये, इसे कहते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ये वाला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, एंड मेंस के लिए भी। जब आप ओजोन लेयर से रिलेटेड आप कंसर्न दिखाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। These substances were formerly used and sometimes still are used in coolants, foaming agents, मतलब foaming agents जो जाग वगैरह बनाने का काम करते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी भी यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स, इन सब में यूज़ होता है। जब आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे मैन मेड हार्मफुल केमिकल्स दिखाएंगे ना, तो आप ये कुछ एग्जांपल्स भी लिख देंगे कि इन सारे कामों में ये यूज़ होता है। वंस रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर दीज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस डिग्रेड वेरी स्लोली, यानी कि इनका डिग्रेडेशन रेट बहुत स्लो है। ठीक है, काफ़ी साल लग जाते हैं इन्हें डिग्रेड होने में। इनफैक्ट दे कैन रिमेन intact for years as they move through the troposphere until they reach the stratosphere. They are broken down by the intensity of UV sun की जो UV रेज है उससे ब्रोक कर दिए जाते हैं। क्लोरीन रिलीज़ करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, जैसे कि अर्थ से वो ये केमिकल वाले गैसेज ये रिलीज़ हुई, राइट, केमिकल वाली गैसेस रिलीज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना वो इन पे काम करती है, इफ़ेक्ट करती है वो इन पे, तो रिलीज़ होता है क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। क्लोरीन एंड ब्रोमाइन जब स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में जाता है वहाँ पे ओजोन दिखती है तो उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट 1 क्लोरीन आटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मॉलिक्यूल्स। आप ये लिखेंगे, राइट। ये आप एक फैक्ट दिखाएंगे कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक क्लोरीन आटम से 1 लाख स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। Even though we have induced or eliminated the use of many ozone depleting substances, their use in the past can still affect the protective ozone layer। यानी कि हमने कुछ मतलब स्टेप्स लिए हैं हमने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए, उसके बावजूद क्या हो रहा है, जो पास्ट में जो ये चीज़ें रिलीज़ हुई हैं वो अभी भी हमारे ओजोन लेयर को हार्म कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी सालों तक रहती हैं ये गैसेस। Research indicates that depletion of stratospheric ozone layer is being reduced worldwide. Thinning of protective ozone layer can be observed using satellite measurement, particularly over polar regions, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, होल होता है, ओजोन होल हो जाता है या ओजोन डिप्लेशन होता है। डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यानी कि अगर वहाँ पे अगर सन की हार्मफुल रेज हम तक आ जाएंगी उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ तक आ जाएगी, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट होती है ना वो आँखों, वो मतलब आँखों की डिजीज़ होती है, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, राइट, ये सारी प्रॉब्लम्स ये कर सकता है। एक्सपोजर टू यूवी बिलीव दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन मेलानोमा, मोस्ट फैटल ऑफ ऑल स्किन कैंसर। ठीक है, मेलानोमा का प्रोडक्शन ये बढ़ा देती है जब यूवी आती है, यूवी की हार्मफुल रेज, और स्किन कैंसर के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सिंस 1990 द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेलानोमा हैज़ मोर देन डबल्ड। ठीक है, 1990 से इसका रिस्क काफ़ी डबल हो गया है। फूड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है क्योंकि ये क्रॉप्स को डैमेज करेगा। सोयाबीन्स की क्रॉप होगी, जैसे कि सेंसिटिव जो क्रॉप्स होती है उन्हें डैमेज करेगा। मरीन जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ओशन का फूड चेन डैमेज करेगा, क्योंकि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होंगे, छोटी मछलियाँ नहीं कुछ खा पाएंगी, बड़ी मछलियाँ नहीं कुछ खा पाएंगी, तो पूरे फूड चेन को इफ़ेक्ट कर रहा है, राइट। इसीलिए हमें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का कम से कम और बिल्कुल एलिमिनेट ही कर देना, हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं जो मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी पढ़ाया है 1987 में, टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रोल द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक
एंड जो ओजोन रिप्लेसिंग सब्सटेंसेस हैं एंड सम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को क्या करना है, ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, इनका यूज़ काफ़ी कम, बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में करना है ताकि वो हमारी ओजोन लेयर को दिक्कत ना पहुंचाए. Montreal Protocol deals with the development of replacements of substances, firstly hydrofluorocarbons and then HFC in a number of industrial sectors. ठीक है, इसे क्या किया गया, HCFC एंड HFC जैसी गैसेस को एलिमिनेट, रिड्यूस धीरे धीरे किया गया. HFC has only a minor effect on stratospheric ozone. Some HFC are harmful greenhouse gases. जो HFC हमने बोला कि HFC को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले क्या किया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने एलिमिनेट किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया विद HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. फिर पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उतनी ज़्यादा डैमेज्ड वाली नहीं है, उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बट ये हाँ एक ग्रीन हाउस गैस है. एडॉप्शन ऑफ 2016 किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें क्या बोला गया है कि प्रोडक्शन ऑफ जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है हम इसका भी प्रोडक्शन कम कर दें. अवॉइड मच ऑफ प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज एंड एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज. इंडिया प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें 1992 से सिग्नेटरी है. ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज. इसे कम करने की बात की गई है, जो अमेंडमेंट हुआ है कि वो किगाली वाला, उसमें. इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज ग्लोबली एंड द pioneer इन सम केसेस इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं जिनकी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, यानी कि वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम ट्रिगर करेंगे. हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, राइट. इंडिया हैज़ कॉन्शियसली चूजन द पाथ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि जब आप ये आंसर लिखेंगे तो आप उसमें इंडिया का रोल दिखाएंगे कि आखिर इंडिया ने क्या किया है ओजोन लेयर के लिए, हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं. तो आप उसमें बताएंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम सिग्नेटरी हुए, हमने किगाली अमेंडमेंट को हमने वेलकम किया एंड अपनी तरफ से भी ये स्टेप्स लिए कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को हम एलिमिनेट कर सकें. राइट, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली अचीव्ड, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मीन्स के लिए, एक पॉइंट है, राइट. India has successfully achieved the complete phase out of hydrochlorofluorocarbon 141b, which is a chemical used by foam manufacturing enterprises. ठीक है, जो फोम मैन्युफैक्चर करते हैं वो यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके यूज़ को हमने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है. राइट, ये वाला आपका पूरा का पूरा आंसर था GS पेपर 3 के लिए. इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओजोन लेयर कितनी हार्म कर रही है, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर क्या होती है, किस चीज़ से नुकसान होता है, किन इंडस्ट्रीज़ में उन चीज़ों का यूज़ होता है. ठीक है, आपको कैटेगरीज देखनी है कि ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए काम आएगी और ये वाली चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स एंड मेंस मैं दोनों में नोट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. राइट, ऐसे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए प्रीलिम्स के लिए. नासा ने जुपिटर एंड जो उसका क्या है मून है उसकी पिक यहाँ पे दी है, उसके पीछे यहाँ पे दी है. इज़ द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिव, जो जुपिटर का जो मून है ये क्या है, वोल्केनिकली एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा वोल्केनोज होते हैं इसमें. सोलर सिस्टम में अपना है जुपिटर का मून है, जुपिटर जायंट प्लैनेट, राइट. उसका एक छोटू सा मून है. ऑफन erupt with the molten lava and sulfurous gases. Juno mission have looked, मतलब यानी कि जो उसका मून है जुपिटर का उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया है नासा ने. ठीक है, इसमें से सल्फ्यूरस गैसेस एंड मोल्टन लावा निकलता है. ये अर्थ के डायमीटर से भी थोड़ा
जो अर्थ का मून है उसके डायमीटर से थोड़ा बड़ा है, और 1/4 1/4 है हमारे प्लानट के साइज़ का। ठीक है, ये 1.8 दिन लेता है, यानी कि अर्थ पे जो मतलब अर्थ का जो 1.8 डेज़ है वो उसका एक टाइम होता है, डेज़ होते हैं उसे वो अपने एक्सिस पे घूमने के लिए एंड रिवॉल्व करने के लिए जुपिटर के आसपास। बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड वोल्केनो इतने सारे रिलीज़ हो रहे हैं, वोल्केनो वहाँ पे बर्स्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, गैस रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसके एटमॉस्फेयर में भी ये एक थिन एटमॉस्फेयर के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे फाउंटेन्स ऑफ लावा एंड डजन्स ऑफ किलोमीटर्स हाई, यानी कि यहाँ पे फाउंटेन है लावा का, इतने ही सारे वोल्केनोज हैं वो फूटते रहते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी सारे किलोमीटर्स तक वहाँ पे ऐसे लावा फैल जाता है। इट हैज़ लेक्स ऑफ मोल्टन सिलिकॉन लावा ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, वहाँ पे क्या झीलें हैं, किस चीज़ की झीलें हैं, मोल्टन सिलिकॉन लावा की, जुपिटर के मून पे। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही, उतना कुछ खास नहीं था, जो भी था वो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ पहले, इसीलिए मैंने वो निकाला है आज के न्यूज़पेपर से जो आपने नहीं पढ़ा है, राइट। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड जो ये वैल्यू एडिशन की PDF है विदाउट एनोटेशन, मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।